Periods are natural, conversation around them should be too. This Menstrual Hygiene Day, Radio City and Team Alembic, the makers of Krina NCR, invite you to join an open discussion on menstrual health, hygiene, and understanding your body better. Hello and welcome to the Period Talk with Experts, a special podcast series where we talk openly and honestly about women's health because understanding your body should never feel uncomfortable. I'm your host Nandini Jain, and today we are discussing a topic that affects almost every woman. Yet it is often surrounded by myths, hesitation and silence. Menstrual health and hygiene. We will also talk about what is considered a normal period, what heavy bleeding means, when to seek medical advice, and some common gynecological concern women should not ignore. Joining us today is Dr. Neha Pudar, a practicing gynecologist with years of experience in women's health. Doctor, welcome to the show. Thank you, Nandini. Thank you, Mayank, Team Radio City and Team Alembic for inviting me today. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं बात कर पा रही हूँ इस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि वुमेंस हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. वुमेंस हेल्थ इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज menstrual cycle is something which can manage and which is responsible for the overall health of a lady. Correct. Thank you so much. Thank you so much for joining us, ma'am. Let's start with basics, ma'am. सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि normal periods क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मल पीरियड्स हम कहते हैं कि यदि किसी स्त्री को 28 से लेके 30 दिन तक साइकिल आती है तो एक एवरेज लैंग्वेज में नॉर्मल पीरियड है. लेकिन अगर किसी को 21 से 35 दिन तक आती है तो वो एक नॉर्मल रेंज है, तो उसको भी हम नॉर्मल मानेंगे. हम ब्लीडिंग की बात करें तो एक एवरेज ब्लीडिंग जो होती है 3 to 5 डेज की होती है. बट अगर किसी लेडी को 2 days to 7 days तक ब्लीडिंग वेरी करती है तो वो भी नॉर्मल है. अगर हम फ्लो की बात करें तो किसी को थोड़ा हल्का होता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग हैवी डेज अराउंड 3 to 4 पैड्स फुल हो सकते हैं. ड्यूरिंग पीरियड्स लाइट डेज 1 to 2 पैड्स फुल हो सकते हैं. उसके साथ पीरियड्स में एसोसिएटेड थोड़े थोड़े सिम्टम्स होते हैं, जैसे माइल्ड क्रैम्प्स होना, पैरों में दर्द होना, थकान फील होना, बॉडी एक फील होना, मूड स्विंग्स होना. अगर ये चीज़ें मिनिमम टू मॉडरेट है और ये हर बार हो रही हैं तो ये नॉर्मल है. लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि यही चीज़ें बार बार रिपीट होना, मानी कंसिस्टेंसी. मतलब किसी लेडी को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पैटर्न में आती है, जैसे मान लीजिए 3 डेज आती है, हर 28 दिन पे आती है, थोड़ा बहुत पेन होता है, थोड़ा मूड स्विंग्स होते हैं, पर हर बार वैसे ही आती है, तो उसको हम नॉर्मल मान के चलेंगे. Okay, doctor. So every woman's cycle can look slightly different and that is normal, right? बिल्कुल. So doctor, next important topic आता है जो हमारे पास, वो है menstrual hygiene, periods hygiene. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस बात पे जोर दिया है कि स्कूल में हमें किस तरह से अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस बात को लेकर. सो डॉक्टर, व्हाट बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसिंग दैट एवरी वुमन शुड फॉलो? आपने बिल्कुल सही कहा. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में ही संविधान के अनुच्छेद 21, जो कि किसी भी इंसान को अपने जीवन और अपनी आत्म सुरक्षा का राइट देता है, उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को डाला है, जिससे इस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है. यानी किसी भी लड़की के लिए, आत्मविश्वास के लिए और उसकी निजता के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन उतनी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि उसकी लाइफ. साथ ही सरकार ने सारे स्टेट्स को और सारी अथॉरिटीज़ को ये निर्देश दिए हैं कि आप सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबिलिटी कराएं एक डिफरेंट फीमेल टॉयलेट की. जैसे बहुत से स्कूल्स में होता है, टॉयलेट्स हैं, हाइजीनिक नहीं है, कोई जाना पसंद नहीं करता, लड़की अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करेगी? तो गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, जिसके अंदर रनिंग वाटर फैसिलिटी, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, सोप की फैसिलिटी होनी चाहिए, इवन डस्टबिन्स की, सेफ वेस्ट डिस्पोजल की फैसिलिटी होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने बोला है कि स्कूल्स में आप सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल कराएं, सेफ, हाइजीनिक, बायोडिग्रेडेबल, जो कि गर्ल्स को इजी अप्रोचेबिलिटी टू स्कूल्स बनाए. यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लैक की वजह से कोई भी लड़की स्कूल ना छोड़े, कोई भी लड़की स्कूल क्विट ना करे. तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो ये दर्शाता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल सेफ्टी किसी भी वुमेन की लाइफ में उसके आत्मविश्वास के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी डिग्निटी में कितना बड़ा रोल निभाती है. That's such an important point, doctor, and it is important at both personal and social level. Doctor, many women also continue working,
traveling and exercising during periods. So is physical activity okay during periods? बिल्कुल माइल्ड इंटेंसिटी एक्सरसाइज, वॉक करना, स्ट्रेच करना, अपने वर्क को कंटिन्यू करना, स्टेइंग एक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग पीरियड्स। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स स्टार्ट हो गए तो बिल्कुल बेड पे चिपक जाना है, बिल्कुल मूव ही नहीं करना है। वो इनफैक्ट आपके सिम्टम्स को एग्रेवेट करेगा क्योंकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे ही रहेगा। अगर आप एक्टिव रहती हैं, अपने वर्क में रहती हैं, अपनी माइल्ड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करती हैं तो वो इनफैक्ट हेल्प करता है क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में, आपको एक्टिव रखने में। अगर आपकी इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, ऐसा है कि पेन बहुत ज़्यादा है या सिम्टम्स ऐसे हैं जिसमें आप उन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप रेस्ट करें, बट ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड साइकिल इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। Doctor, another important thing that people usually don't connect with periods is nutrition. So does diet really affect periods and overall gynecological health? बिल्कुल सही कहा आपने। पीरियड्स में जनरली लड़कियों को मतलब उस चीज़ का किसी को भी एक जनरल अवेयरनेस नहीं है कि आपको हाइड्रेशन, आपको रेस्ट, आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। वो बस एक आती है साइकिल और निकल जाती है। अगर आप उस दौरान न्यूट्रिशन अच्छे से मेंटेन करते हैं तो वो एक्चुअली आपकी बॉडी को हेल्प कर सकता है। कुछ लोगों को ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है तो उनमें रोल होता है आयरन सप्लीमेंट्स का, तो वो आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं और डाइट में भी आयरन बढ़ा सकती हैं। बाकी चीज़ें की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन में आयरन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नॉर्मल डाइट में कोशिश करें कि एटलीस्ट उन दिनों में आयरन रिच फूड्स भरपूर मात्रा में लें ताकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहे। और स्पेशली जिन लेडीज़ को हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, बहुत एक्सेस पीरियड्स आते हैं, खून कम हो जाता है या खून की कमी ही रहती है, तो उन लोगों में तो थ्रू आउट द मंथ ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना आयरन रिच फूड डाइट में इंक्लूड करें। आयरन रिच फूड में हरे पत्तेदार सब्जियां आती हैं, गुड़ आता है, सेब, अनार, हरी सब्जियां, ये सब आते हैं। तो जूसेस भी ले सकती हैं, फ्रेश फ्रूट्स लें, जूसेस लें और कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करके रखें। कैल्शियम आपके बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, पीरियड्स के दौरान लेग क्रैम्प्स को अवॉइड करता है। प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि डाइट में प्रोटीन्स हमें कितने लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए। एवरेज जो डाइट होती है उसमें बस हम खाना खा लेते हैं, सब्जी रोटी खत्म करा। लेकिन हम लोग को इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में प्रोटीन्स को भी ठीक से लेना चाहिए ताकि हमारी मसल्स एक्टिव रहें और हम अपने नॉर्मल रूटीन में अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, ये पीरियड्स के दौरान बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जॉशन के चांसेस रहते हैं। स्पेशली जैसे गर्म मौसम है तो हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए। हमेशा जब भी ट्रैवल करें अपने साथ वाटर कैरी करें, दूध, छाछ, लस्सी, सब चीज़ों को कैरी करें ताकि आप एग्जॉस्टेड ना फील करें। उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स को मेंटेन करने के लिए बॉडी में फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़रूरी है। अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर रखती हैं तो आप पीरियड के सिम्टम्स को और अपनी हेल्थ को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। Okay, doctor. And many women feel tired during periods and they think it's normal. So what you want to say to them? टायर्डनेस एक नॉर्मल पार्ट है पीरियड्स का, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लीडिंग जा रही है तो थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, तो उसमें रेस्ट ले सकते हैं। बट अगर किसी को एक्सेसिव टायर्डनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आप वर्क पे नहीं जा पा रहे हैं या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें यू नीड मेडिकल अटेंशन। उसमें बेटर है कि एक बार आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और ये देखें कि कोई और रीज़न तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा एनीमिया तो नहीं है, कहीं कोई और रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। Doctor, many women hesitate to discuss heavy bleeding and they think that's how their periods are. So when to consider that bleeding is heavier than normal? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सी लेडीज सालों तक सफ़र करती रहती हैं ये सोच के कि मेरे तो पीरियड्स ही हैवी हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि क्या एबनॉर्मल है और क्या नॉर्मल है। अगर हम एबनॉर्मल पीरियड्स की बात करें, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको बोला जाता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हम तब कहेंगे अगर किसी लेडी को पैड्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 4 to 6 आवर्स हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर बिफोर 4 आवर्स, जैसे हर 1 से 2 घंटे में पैड फुल हो जा रहा है या फिर पैड्स यूज़ कर ही नहीं पा रही हैं, उनको एक्सेसिव जो है जैसे क्लॉथ पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं। क्या करती हैं गाँव की लेडीज़ की जो पुरानी साड़ी होती है उसको फाड़ के इतना मोटा मोटा वो बना लेती है कि कंट्रोल में आ ही नहीं सकता नॉर्मल पैड से, तो वो उसको यूज़ करती है। तो अगर आपकी ब्लीडिंग इतनी एक्सेस है कि आपको एवरी 1 to 2 आवर्स पैड चेंज करना पड़ रहा है, आइडियली बिफोर 4 आवर्स चेंज करना पड़ रहा है, या फिर पैड्स यूज़ कर ही नहीं पा रहे हो आप, पैड्स में आ ही नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो हैवी ब्लीडिंग है।
अगर पीरियड्स आपके टाइम से बहुत पहले आ जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 21 to 35 डेज एक नॉर्मल पीरियड साइकिल लेंथ है, कि एवरी 21 डेज आ रहा है तब भी हम उसे नॉर्मल मानेंगे, बहुत जल्दी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बिफोर 21 डेज आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे 10 से 15 दिन में फिर पीरियड आ जाता है, पीरियड ओवर होता है, फिर एवरी 5-7 डेज के बाद फिर पीरियड आ जाता है, तो वो जो है एबनॉर्मल पीरियड माना जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वो उस लेडी के लिए नॉर्मल है। अगर वो उसको 10-12 साल से भी हो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो नॉर्मल है। इट इज़ एबनॉर्मल एंड इट नीड्स इवेल्युएशन। ऐसे ही अगर बहुत एक्सेस क्लॉट्स आ रहे हैं, जैसे किसी लेडी को ब्लड फ्लो तो कम होता है लेकिन जैसे वॉशरूम जाती है तो क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मोटे मोटे खून के थक्के जाते हैं, तो दैट इज़ एबनॉर्मल। थोड़ा बहुत माइल्ड क्लॉटिंग ऑफ एंड ऑन हो सकती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, या कुछ आपने मेडिसिन इस तरीके के लिए तो हो सकती हैं। लेकिन अगर एक्सेस में जा रहे हैं क्लॉट्स तो वो एबनॉर्मल है। उसके अलावा पीरियड्स के दौरान आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहे हो कि आप अपने वर्क पे नहीं जा पा रहे हो, आपको बहुत टायर्डनेस, बहुत वीकनेस फील हो रही है, जिसके लिए आपको वर्क या अपना स्कूल को स्किप करना पड़ रहा है, एंड आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है, या फिर आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक साइन हो सकता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, जिसको लेडी जज नहीं कर पा रही है। Absolutely. And doctor, many women delay visiting doctor because they think it's normal after childbirth or it's normal after age. So what you want to say to them? बिल्कुल सही कहा आपने। यूजुअली चाइल्ड बर्थ के बाद होता है कुछ दिनों के लिए साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती है, जब तक लेडी फीड कराती है बेबी को, या फिर थोड़े टाइम तक अगर फीड नहीं भी करा रही है तो पीरियड साइकिल्स हम मान के चलते हैं थोड़ी इरेगुलर हो जाती है। सेम आफ्टर अबॉर्शंस 2 to 3 मंथ साइकिल इरेगुलर हो सकती है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली ऐसे चले जा रही है तो इट डेफिनेटली नीड्स अटेंशन। अगर उन दिनों में भी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब्ड है और बहुत एक्सेस में है, जैसे कि बार बार आ जा रहे हैं पीरियड्स, या फिर इतने ज़्यादा हैवी हो रहे हैं कि लेडी मैनेज नहीं कर पा रही है। ऑल्सो आपने जैसे बताया कि चाइल्ड बर्थ, उसके अलावा मीनोपॉज में भी, यानी किसी लेडी के अगर पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो गए हैं एक एज के बाद, मीनोपॉज आ चुका है, अगर मीनोपॉज के बाद किसी भी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम एबनॉर्मल ही मान के चलेंगे। तो शी नीड्स इवेल्युएशन। लेडीज जनरली आपस में बात कर लेती हैं, ये सोचती हैं कि मीनोपॉज के अराउंड अगर हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, वो नॉर्मल है। ऐसे सेम जैसे आपने बोला चाइल्ड बर्थ के बाद जी, तो अगर एक्सेस ब्लीडिंग होती रहती है, मतलब यूजुअली हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद 21 डेज तो होती है ब्लीडिंग, लेकिन 1.5 महीने तक भी ब्लीडिंग होती जा रही है, तो वो ये सोचती है कि ठीक है, नॉर्मल है, इट्स ओके, लेकिन इट नीड्स इवैल्यूएशन। And doctor, what exactly is abnormal uterine bleeding? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और AUB का मतलब है ब्लीडिंग जो कि नॉर्मल से थोड़ा अलग है। अलग से मतलब कि हम किस किस को एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में डालेंगे, वो कैटेगरीज हम मान के चलेंगे। या तो बहुत हैवी पीरियड्स है, मतलब पीरियड आ तो टाइम पे रहा है बट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में आता है। अर्ली पीरियड्स, यानी पीरियड आ तो नॉर्मल रहे हैं लेकिन वो समय से बहुत पहले आ रहे हैं, बिफोर 21 डेज हर बार पीरियड्स आ जा रहे हैं। मतलब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि कब लेडी की हेल्थ पे इफेक्ट वो डाल सकता है। पीरियड आ नॉर्मल रहा है लेकिन जल्दी जल्दी आ रहा है तो ऑब्वियसली वो अनीमिया का कारण बनेगा, इसको लिए वीकनेस का कारण बढ़ेगा, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज का कारण बनेगा। तो अगर पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। पीरियड्स के दौरान लेडी को बहुत ज़्यादा एक्सेस फटीग फील हो रहा है और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, यानी पीरियड्स अपने नॉर्मल टाइम पे भी आते हैं लेकिन बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। वो पॉलिप्स की वजह से होता है और कुछ लीजन्स की वजह से होता है। या फिर कोई पीरियड की साइकिल ही नहीं है, मतलब हम ये नहीं बोल सकती लेडी कि कब पीरियड आएगा, कभी भी आ जाता है, कभी 10 दिन में आ जाएगा, कभी 30 दिन में आ जाएगा, कभी 45 दिन में आ जाएगा, तो वो कोई एक पीरियड की साइकिल ही नहीं है, तो भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में आता है। उसके अलावा मीनोपॉज के बाद अगर कोई भी ब्लीडिंग हो, मीनोपॉज एक टाइम होता है कि साल भर तक ब्लीडिंग ना आए एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो अगर हार्मोन्स आपकी बॉडी के सारे वीन ऑफ हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी आपको पीरियड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो मिनिमम क्वांटिटी में है, तो वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। So doctor, apart from periods, what are some common gynecological symptoms that women should not ignore? मोस्ट कॉमन है वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल सिम्टम है जो हर लेडी को होता है। अगर वो पीरियड साइकिल में कुछ दिन के लिए रहता है
और अपने आप बंद हो जाता है, और वो किसी और सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि फाउल स्मेल होना, इचिंग होना, तो उसको हम नॉर्मल मान के चलेंगे। लेकिन अगर किसी लेडी को वेजाइनल डिस्चार्ज थ्रू आउट द साइकिल रहता है, कभी भी किसी भी दिन हो जाता है या हमेशा ही रहता है, तो वो एबनॉर्मल है। उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जैसे इचिंग है, फाउल स्मेल है, तो भी वो एबनॉर्मल है। दूसरा सिम्टम होता है पेल्विक पेन। एक टर्म होता है डीप पेल्विक पेन, जिसमें लेडी को एक कांस्टेंट फीलिंग होती रहती है कि अंदर कुछ भारीपन है, जैसे कुछ रखा हुआ है, पत्थर जैसा कुछ रखा हुआ है। तो वो जनरली फाइब्रॉइड्स के साथ या कुछ मासेस के साथ, गांठों के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा सिम्टम है पेन, पेल्विक पेन। जैसे पीरियड्स के दौरान थोड़ा बहुत दर्द होना, डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर वो बहुत एक्सेस है या फिर कभी भी किसी भी टाइम हमेशा पेट में दर्द रहता है, नीचे पेल्विस में पेन ही रहता है, तो वो जनरली इवैल्यूएशन होना चाहिए उसको। सेम विद मीनोपॉज। अगर मीनोपॉज के बाद किसी भी लेडी को थोड़ा भी ब्लीडिंग होती है या एक्सेस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आता है, तो उसमें तुरंत इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। और गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो मूड स्विंग्स हम बोल सकते हैं, पीरियड्स की इरेगुलरिटी के साथ बहुत ज़्यादा एक्ने, हेयर फॉल, स्किन सिम्टम्स हम बोलें तो वो जनरली PCOS के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेट गेन हम पीरियड्स की रेगुलरिटी के साथ बोलें तो भी वो कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पीरियड साइकिल में इरेगुलरिटी, पेन, ब्लोटिंग, किसी किसी लेडी को होता है कि पेट फूलना महसूस होता है, वो अगर कुछ टाइम के लिए है तो इट कुड बी अ गैस्ट्रिक अपसेट, लेकिन अगर वो हमेशा ही रहता है तो उसके लिए इवैल्यूएशन की जरूरत है। And regular checkup matter too, right doctor? बिल्कुल सही कहा। रिसेंटली ही हमारी गवर्नमेंट ने सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बहुत काम किया है, और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को स्कूल्स में जाके स्कूली बच्चियों को लगाना शुरू किया है। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप जो कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ में आता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो इट्स वेरी डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर चेकअप्स की जैसे आपने बात करी, तो उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है इंडिया में। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद रेगुलर चेकअप्स का ड्यूरेशन होता है, एंड दे रिसीव अ कॉल कि आपके इस टेस्ट का टाइम आ गया है, आपके इस चेकअप का टाइम आ गया है। गवर्नमेंट सर्विसेज से उनके पास पहुंच जाते हैं, बट अभी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो आपको खुद ही उस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि आफ्टर अ सर्टेन एज आपको किस किस चीज़ का चेकअप की ज़रूरत होती है। रेगुलर चेकअप्स आप अपनी हेल्थ के लिए कराते हैं। आजकल सब लोग इतने अवेयर हैं कि हेल्थ टेस्ट तो करा लेते हैं जी, लेकिन उसको खुद ही पढ़ के इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं गूगल से। जनरली डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं कि डॉक्टर कोई बीमारी बता देगा, फिर मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी बॉडी के लिए अगर अवेयर हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मेडिसिन खाने से अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी बॉडी का केयर करें। आफ्टर अ सर्टेन एज, जैसे 35 की एज के बाद गर्ल्स को पैप स्मीयर के लिए जाना चाहिए, विलिंगली जाना चाहिए। तो इट्स नॉट अ इन्वेजिव टेस्ट, ऐसा नहीं है कि कोई पेनफुल टेस्ट है, लेकिन ये आपकी सर्वाइकल हेल्थ को बताता है। दूसरा होता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मतलब जैसे एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर हम बात करें, 45 ईयर्स के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए ब्रेस्ट की टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो विमेन के हैं वो है ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। तो इन दोनों की ही प्रिवेंशन पे हमें चलना चाहिए। तो पैप टेस्ट कराना चाहिए 35 की एज के बाद, और 45 की एज के बाद एक बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर आपको सिखाते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, आपको कैसे नोट करना है कि कोई आपको गांठ तो नहीं फील हो रही या फिर कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप भी उसी तरीके से है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, कुछ टेस्ट कराएं और देखें कि हाँ आप सब कुछ ठीक चल रहा है। देन यू कैन बी फ्री कि हाँ मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, फिट है। So doctor, let's do a quick myth versus fact round and clear some myth for our viewers. Women should avoid bathing during periods. That's really something which I have heard for the first time. I don't know. But periods के दौरान नहाना तो बहुत ज़रूरी है. It is very important for your hygiene, for your health. वैसे भी सबको डेली ही नहाना चाहिए, बट पीरियड्स के दौरान नहाना it's a myth. It's the first thing for me to hear. बट इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। पीरियड्स के दौरान ज़रूर नहाना चाहिए, अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मैनेज करना चाहिए। डॉक्टर, नेक्स्ट, सीवियर पीरियड पेन इज ऑलवेज नॉर्मल? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लेडीज़ को, कुछ गर्ल्स को होता है कि पीरियड पेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है,
बट अगर उनको इतना सिवियर है कि एवरी टाइम दे हैव टू मिस देयर वर्क और स्कूल, तो दे बेटर गेट इवेल्युएटेड. इट कुड बी अ साइन ऑफ डीप एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है और बहुत सी गर्ल्स में, लेडीज़ में होता है, एंड इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डीप पेल्विक पेन, जिसकी वजह से पीरियड्स में बहुत एक्सेस पेन होता है. तो यू शुड ऑलवेज गेट इवेल्युएटेड. और सिंपल मेडिकेशंस हैं. अगर मान लो सब कुछ नॉर्मल आता है तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू सिंपल मेडिकेशन की पीरियड्स शुरू हो तो आप ले लेना, एंड यू विल बी फ्री ऑफ पेन, या पेन थोड़ा कम हो जाएगा. Doctor, heavy periods are something women simply have to tolerate. नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. और आज किसी भी वर्किंग लेडी, आज सारी लेडीज ऐसी हैं कि दे आर वेरी एक्टिव, दे आर सो प्रो इन एवरीथिंग. आप स्पोर्ट्स की बात कर लो, रनिंग की बात कर लो, हर चीज़ में बहुत एक्टिव हैं. तो अगर इतना हैवी ब्लीडिंग नॉर्मल मानने लग जाएंगे तो इट वुड इफेक्ट देयर हेल्थ. हैवी पीरियड्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट कैन बी नॉर्मल फॉर अ लेडी, लेकिन अगर वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स नॉट नॉर्मल. Talking about periods openly is inappropriate. अगर ये बात आप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले बोलते तो शायद हम लोग जिस एज में ग्रो अप हुए हैं तो वो शायद ऐसा हुआ करता था. बट अगर आप अब जेन ज़ी की बात करेंगे और अगर आपने ये बात बोली तो वो बोलेंगे कि प्रोबेबली यू आर नॉट एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, यू आर फ्रॉम सम अदर प्लैनेट. तो पीरियड इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल. वो एक लेडी की नॉर्मल हेल्थ का पार्ट है. एंड टॉकिंग अबाउट पीरियड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, एंड टू नो अबाउट इट. यंग गर्ल्स में जिनके पास अब मतलब उस तरीके की नॉलेज की एक्सेस नहीं है या उनके पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं हैं पीरियड्स के बारे में, अगर वो उनको नॉर्मल पीरियड को मैनेज करना नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा. तो इट्स वेरी नॉर्मल टू टॉक अबाउट पीरियड्स टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, टू योर लव्ड वंस. Correct, doctor, and that's a very good thing about this generation, that they don't hesitate to talk about their body. And doctor, before we wrap up, what one advice you would like to give to our listeners? पीरियड्स किसी भी लेडी की हेल्थ का, लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है. उसे स्टिग्मा ना समझें. पीरियड्स गंदे नहीं होते हैं. पीरियड्स आर वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल. अगर आपको कभी भी कहीं भी ऐसा फील होता है कि पीरियड्स आपकी लाइफ को इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो गो विजिट अ डॉक्टर. डॉक्टर्स आर योर फ्रेंड्स ओनली. दे विल गिव यू अ प्रॉपर एडवाइस. अगर नहीं समझ आता है तो दूसरे डॉक्टर को विजिट कर लें. सो सिंपल. अगर आपको पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, आप अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू. You should always take medical advice if you are facing irregular periods or heavy periods or painful periods, and you should manage your diet during periods. अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहिए and stay active and healthy. Thank you. Thank you so much, doctor. Thank you so much for discussing such a critical topic. And to our viewers, don't hesitate to talk about your body. Discussing your problem is not your weakness, it's your strength. And we will see you in the next podcast, next episode with another expert. Thank you so much. Stay healthy, stay tuned. Thank you.